दिनेश लाल यादव निरहुआ आपके यहाँ आए थे नहीं, हमारे यहाँ नहीं आए थे। क्षेत्र में एक बार आए थे, किसके पास हमें नहीं मालूम। 1 साल हो गया उनको जीते हुए। कौन सा काम विकास कार्य किए आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो अभी कुछ नहीं हमको दिखाई दे रहा उनके हाथ से। न मुलायम के समय में दिखाई दिया, न अखिलेश के ज़माने में दिखाई दिया, न इनके ज़माने में दिखाई दिया। तो दिनेश लाल यादव फिर आएंगे आपके यहाँ वोट मांगने के लिए? देखिए, आएंगे तो हम उससे जवाब तलब करेंगे, इसके बाद सोचेंगे, और होगा क्या वो मैं नहीं बता सकता अभी। वो बात तो अभी हाँ। पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, तो अभी आप लोगों का धरना हुआ था। जी 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 तो वहाँ पर कोई मीडिया कर्मी नहीं पहुंचा था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मीडिया कर्मी कुछ ऐसे चैनल थे सिर्फ एक चैनल कि 24 पहुंचा था। जी, उसमें कुछ ऐसे चैनल थे कि जो उन्होंने दिखाया, और निश्चित रूप से हम लोग प्रिंट मीडिया में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने नहीं निकाला, वो 11वें 12वें पेज पे निकाला। इसलिए हम लोग प्रिंट मीडिया का बहुत उसमें विरोध किए, हम लोग उसको पढ़ना बंद कर दिए, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों को हमने देखना बंद कर दिया। निश्चित रूप से जो सोशल मीडिया है, हम सोशल मीडिया के सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। खासतौर पे युवा, क्योंकि रोजगार नहीं ला रही। तो नहीं देंगे, युवा नहीं देंगे। 90% युवा इनके पक्ष में नहीं है। आप जब गांव में जाएंगे, बात करेंगे तो बताएंगे। कुछ तो दबे हैं कि भाई बुलडोजर लग जाएगा, हमको हिस्ट्री सीट खोल दी जाएगी, थाने पर दबाव डाल के हम मर जाएंगे, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन हम लोग को बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। चाहे फांसी पर झुला दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज भी मरना है, कल भी मरना, अभी मर जाएं, 10 दिन बाद मर जाए, उसी में मर जाए। 2024 में जो चुनाव होगा, तो वर्तमान में हमारे जो देश में सब कुछ सही चल रहा है, उसको बदलना चाहिए। नहीं, देखिए, वर्तमान समय की परिवेश की बातें जो है जनता के ऊपर निर्भर करती हैं। कुछ जनता को बहुत कष्ट है, कुछ जनता को बहुत खुशी है। सवाल इस बात का है, कष्ट किस बात का है? कष्ट इस बात का है कि कहीं कहीं इतने अत्याचार हो रहे हैं कि शरीफों को केसों में पुलिस डाल रही है, न्यायपालिका में न्याय नहीं मिल रहा है, हाई कोर्ट में डाल दिया पिटीशन तो कई महीने के बाद आ रहा है। ये सारी सब दुर्व्यवस्थाएं हैं। बाकी सरकार में शांति व्यवस्था है, नियम भी काफ़ी अच्छे हैं, लोगों को खाना पीने के लिए 5 किलो मिल ही रहा है, सम्मान निधि मिल ही रही है, किसानों के लिए हर चीज़ व्यवस्था है। अभी KCC बनवाने के लिए मैसेज आया तो सारे लोग बनवा रहे हैं, सारे बैंक वाले भी दे रहे हैं बिना फ्री में। अब वो नहीं कि कमीशन चाहिए कि साहब इतना दे दीजिए तो आपका ये बनेगा वो बनेगा। तो ये सब सारी बातें हैं सरकार में। हिसाब से भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है। हाँ, भ्रष्टाचार पर अभी अंकुश नहीं लगा है अच्छी तरह से, वही तो मिटाना है। इसीलिए इस सरकार को हम चाहते हैं कि ये सरकार फिर आवे, 5 साल का इसको मौका मिले कि एक बार फिर देखा जाए, नहीं तो फिर इसके बाद अगला विकल्प। कौन सा अच्छा काम की सरकार ने? ये सरकार ने अच्छा ये काम किया कि गरीबों को खाने पीने की व्यवस्था, आयुष्मान कार्ड जो मिल रहा है लोगों को, 5 लाख तक दवा फ्री में हो जाती है, और सम्मान निधि मिल रही किसानों को, सुरक्षा की व्यवस्था पूरी है। समझ रहे हैं नहीं? कौन सी सुरक्षा व्यवस्था पूरी? सुरक्षा ये मतलब कि जो लड़कियों को, औरतें जो रात में घूम रही थी, किसी का चैन छीन लिया जाता था, किसी का हार, किसी के बाली छीन लेते थे, ये सब व्यवस्था शांत है काफ़ी हद तक। प्योर नहीं, मैं 90% ये सही है। 10% में आज भी कुछ न कुछ कांड हो रहे हैं, उस पर अभी कंट्रोल नहीं है। हाँ, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये सरकार धोई हुई है, धोई दूध की नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि काफ़ी हद तक अन्य पार्टियों की तुलना में राहत मिली है। तो पिछले 9.5 साल के कार्यकाल में आप खुश हैं? देखिए, बताएं ना कि जो लोग को खुशी मिली है वो खुश हैं, और जिनको तकलीफ मिली है वो तकलीफ में है। अब हमारे ऊपर तो फर्जी मुकदमे लाद दिए गए, लड़के हमारे बाहर हैं, मुकदमा हो गया, SO साहब ने ऑर्डर कर दिया, SI साहब गए, देख रहे हैं, CCTV कैमरा लगा हुआ है, मगर उनको 504 506 में डाल दिए, 504 506 427 डाल दिए, गेहूँ पा रहे हैं। अब 2 स्क्वायर फीट गेहूँ हमारा लड़का कभी उपारने जाएगा, उसमें 3 बच्चे और हम चौथे। बताइए, 70 साल की हमारी उम्र हो गई, हम गेहूँ पारने जा रहे हैं पटदार का, लेकिन वो ज़मीन का मैटर है, हमारा हक ले लिया, हम मांग रहे हैं, बस इसी की बात को लेकर बार बार प्रताड़ित किए जा रहे हैं। तो अभी जो आरक्षण चिल्लाया जा रहा है, वो सही है या गलत है, अभी बताइए। देखिए, आरक्षण में तो जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, अगर करके दें तब तो ठीक है, सिर्फ कह दें ये बात अलग है। नहीं, आरक्षण लागू किया गया है 1991 से भी, उसी आज़ादी के बाद से भी। हाँ, वो तो सही है नहीं, ये बताइए। नहीं, वो तो कुछ तो सही है, कुछ बिल्कुल गलत है। सही किस माने में? कैसे गलत? अब देखिए, सवर्णों को मिल गया 10%, कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। बैकवर्डों को मिला, कहाँ बैकवर्डों को सबको मिल रहा है? जिसको मिला उसी को मिला, जो गरीब बैकवर्ड है उनको नहीं मिल रहा। शेड्यूल कास्ट में जो गरीब हैं उनको मिल ही नहीं है। किसी घर में DG हो गए, किसी घर में कमिश्नर हो गए, कोई मंत्री भी बन गया, कैबिनेट रैंक का या मुख्य सलाहकार बन गया, लेकिन और बाकी गरीब तो ऐसे ही पड़े हैं ना। तो जैसे जाति जनगणना बिहार में हुआ है, वैसे यूपी में होना चाहिए कि नहीं? नहीं, देखिए, जाति जनगणना अगर वोट की राजनीति के लिए कर रहे हैं तब तो कोई मतलब नहीं है। वोट के लिए नहीं, वहाँ पर अधिकार दिया गया है। अधिकार देने के लिए तो होना जरूरी है, यूपी में होना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी, इसलिए कि हमको अधिकार कैसे मिलेगा? जब तक हमारी गिनती नहीं होगी तब तक अधिकार कैसे? बिल्कुल कैसे मिलेगा?
अगर हम आपकी बात अपनी न बतावें तो हमारी बात कौन सुनेगा। यहाँ तो ऐसे में हमारे यहाँ संवाददाता हैं कि सही बात को निकालते भी नहीं पेपर में, तो बताइए कैसे काम चलेगा। तो आपके हिसाब से जाति जनगणना जरूर होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, हो जानी चाहिए। सभी लोगों को प्रसंचित रखने के लिए, उनके अधिकार देने के लिए जो बहुत जरूरी है होना जनगणना। हाँ, तो जो करेगा वही खाएगा ना। तो जैसे आपने कहा कि 9.5 साल में जो है बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, हाँ। लेकिन 2019 के बाद से जब से 22 में चुनाव हुआ है यूपी में, उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है। हाँ, वैकेंसी बिल्कुल नहीं आई है। हमारे ही लड़के हैं जूनियर टेट निकाले हैं, बैठे इधर उधर भटक रहे हैं। अरे हमारे लड़के जैसे बहुतों के लड़के हैं, 2 लाख तक लड़के होंगे एम्प्लॉयड, जो कि एम्प्लॉयड होने के चक्कर में पड़े हैं, नहीं हो पा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि 5 किलो गेहूँ से क्या होगा, अभी एक नौकरी मिले। अभी एक रिपोर्ट आई इलाहाबाद में, लगभग 18 से 20 बच्चे जो आत्महत्या कर लिए हैं, बताइए। वैकेंसी नहीं निकलने की वजह हाँ, तो बिल्कुल करेंगे ना, क्या करेंगे वो उनकी शादी नहीं होगी, उनको कोई पूछेगा नहीं। से। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो सरकार जिम्मेदार है। तो आप कह रहे तो सही काम कर रही है। नहीं, जो गलत कर रही है उसको तो मैं कह रहा हूँ गलत काम। सबसे बड़ा गलत काम है ना, रोजगार नहीं दे रही लोगों को। बिल्कुल 5 किलो राशन थोड़ी कुछ नहीं, वो तो मैं पहले ही कह दिया कि 5 किलो राशन से कुछ होने वाला नहीं। उनको एम्प्लॉयड करिए आप, उनको रोजगार दीजिए। तो सरकार रोजगार क्यों नहीं ला रही है, उसके ऊपर राजनीतिक कटाक्ष करिए। नहीं, देखिए सरकार क्यों नहीं ला रही है, तो सरकार की मंशा गलत ढंग से है। अगर सही ढंग से होती और उनको देश को भारत में न्यू इंडिया बनाना होता तो जरूर निकालते। उसमें कहीं कुछ गलती है तो संशोधन कर देते, उनको करने का अधिकार भी है संशोधन। 2022 से कोई वैकेंसी आई? कोई नहीं आई है वैकेंसी, सिर्फ ये लोग अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। बिहार सरकार ने अभी लगभग 2 लाख शिक्षकों को वैकेंसी निकाली है, तो उससे यूपी वहाँ यहाँ के जो लड़के वहाँ नियुक्ति पा रहे हैं, तो यूपी के गवर्नमेंट को गाली दे रहे हैं वहाँ जाकर। बिल्कुल देंगे ना, क्यों नहीं देंगे। आप बताइए, मैं अपने घर में मुझे रहने का जगह न मिले और मैं दूसरे के घर में जाऊँ, वो मुझे स्थान दे, तो हम गाली तो देंगे ही नहीं कि हमारे घर में क्या व्यवस्था है। भारत के लोग सब जगह क्यों गाली खाते हैं, बिहार और यूपी वाले। यहाँ से जाकर महाराष्ट्र में नौकरी करते हैं, पंजाब में नौकरी करते हैं। यहाँ कोई नौकरी का वही है नहीं, न प्राइवेट है अनपढ़ के लिए और एम्प्लॉयड के लिए। देख ही रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक है, सांसद है, किस मुंह से वोट मांगेंगे जब वो रोजगार नहीं दे रहे हैं बच्चों को। वो उनको कुछ नहीं, उनको झूठ बोलने आएगा, पैसा देंगे, लालची देंगे, कुछ ना कुछ बहकावा देंगे। सच पूछिए तो उनको वोट नहीं देना चाहिए। सही पूछिए हमसे और अच्छे शिक्षित लोगों से, तो बिल्कुल इन लोगों को वोट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ से चले जाएं, नोटा पर वोट डालिए। तब फिर क्यों बीजेपी 2024 में बीजेपी को फिर मंगा रहे हैं? नहीं, हम तो कुछ नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो जनता के बहुमत से बीजेपी आएगी या जाएगी। लेकिन सवाल है कि जो हमारे मत की बात है, हम तो उसी को वोट देंगे जो हमारे विकास की बात करेगा, हमारे क्षेत्र में आएगा। जो हमारे क्षेत्र में आया नहीं 5 साल तक, चाहे वह विधायक हो चाहे वह सांसद हो, हम उसको वोट देना बिल्कुल नहीं पसंद करें। हम नोटा पर वोट डालेंगे। दिनेश लाल यादव निरहुआ आपके यहाँ आए थे? नहीं, हमारे यहाँ नहीं आए थे। क्षेत्र में एक बार आए थे, किसके पास हमें नहीं मालूम। 1 साल हो गया उनको जीते हुए, कौन सा काम विकास कार्य किए आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो अभी कुछ नहीं हमको दिखाई दे रहा उनके हाथ से। न मुलायम के समय में दिखाई दिया, न अखिलेश के ज़माने में दिखाई दिया, न इनके ज़माने में दिखाई दिया। तो दिनेश लाल यादव फिर आएंगे आपके यहाँ वोट मांगने के लिए? देखिए, आएंगे तो हम उससे जवाब तलब करेंगे, इसके बाद सोचेंगे और होगा क्या वो मैं नहीं बता सकता अभी। वो बात तो अभी हाँ। लोग अपने नहीं, वह अपने दिमाग में हम बैठाएंगे बाद में। आएंगे तो पहला प्रश्न करेंगे कि आप जब से हुए हैं क्षेत्र के लिए क्या विकास किए हैं। और सरकार कोई वैकेंसी नहीं ला रही है, ना टीचरों की, ना पुलिस की, ना स्वास्थ्य क्षेत्रों में। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं बिल्कुल गलत है, ऐसी सरकार को वोट नहीं देना चाहिए मेरे विचार से। तो हम चाहते हैं कि यूपी में जो है कोई बीजेपी को वोट न दे, खासतौर पे युवा, क्योंकि रोजगार नहीं ला रही। तो नहीं देंगे, युवा नहीं देंगे। 90% युवा इनके पक्ष में नहीं है। आप जब गांव में जाएंगे, बात करेंगे तो बताएंगे। कुछ तो दबे हैं कि भाई बुलडोजर लग जाएगा, हमको हिस्ट्री सीट खोल दी जाएगी, थाने पर दबाव डाल के हम मर जाएंगे, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन हम लोग को बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। चाहे फांसी पर झुला दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज भी मरना है, कल भी मरना, अभी मर जाएं, 10 दिन बाद मर या उसी में मर जाए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ और लोग हैं, थोड़ा उनसे राय लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीत कुमार है सर, और मैं ग्राम सभा कुबा का हूँ जी। क्या काम करते हैं सर? मैं प्राथमिक विद्यालय में मैं सहायक अध्यापक हूँ जी। तो आपके हिसाब से जो है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? सर, प्रधानमंत्री की जहाँ तक बात है, ये हमारे पूरे देश के जनादेश की बात है। और जिसको सरकार चुनना होगा, हमारी जनता चुनेगी और वो बनेंगे। सर, मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहूँगा कि मैं एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते मैं ये कहूँगा कि सरकार को पुनः मैं अपने प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए
और गरीबों के लिए गरीबी जो हमारा इतना जो महंगाई बढ़ रही है उसके लिए मैं एक निवेदन करूंगा कि महंगाई पे कम हो और नौयुवाओं को जो हमारी सरकार चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों हमारे मुख्यमंत्री जी हों और दोनों लोग जो है कि नौयुवा पे बात करते हैं और मैं चाहूँगा कि चाहे वो हमारे पुलिस की भर्ती हो शिक्षकों की भर्ती हो ये सारी चीज़ें बहाल होना चाहिए। वो दे नहीं रहे, नहीं बहाल होनी चाहिए, ये मैं अपील करूंगा। नहीं तो ये क्या है कि इससे कहीं कहीं हमारे युवाओं में एक आक्रोश पैदा हो रहा है। हम खुद इलाहाबाद रहे हैं तो वहाँ पर डे का एक बेरोजगार के लिए खर्चा 5,000 रुपये का किराया है, उसके बाद उनकी सब्जी भाजी नमक तो वो 10,000 रुपये पहुँच रहे हैं। तो पर डे का वो कम से कम 300-350 रुपये का उनका पर डे का खर्च बैठ रहा है और सरकार 4-4 साल वैकेंसी पेंडिंग में की है। तो निश्चित रूप से हमारे युवाओं का भविष्य अधर में है और मैं उम्मीद करूंगा मानसिक रूप से काफ़ी प्रताड़ित हो रहे हैं बेचारे। जी, उनको मानसिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से ये तीनों पक्ष उनके बहुत कमज़ोर हो रहे हैं और इसी की निराशा में वो गर्त में जाके बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उनको जो एक सामाजिक सम्मान की उम्मीद है लोगों से वो नहीं मिल पा रही है कि हमें नौकरी मिलेगी, हम अपने गांव जाएंगे, अपने माता पिता समाज की सेवा करेंगे। निश्चित रूप से वो उसमें जैसे आप सरकार से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं तो अभी आप लोगों का धरना हुआ था। जी जी जी, तो वहाँ पर कोई मीडिया कर्मी नहीं पहुँचा था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मीडिया कर्मी कुछ ऐसे चैनल थे कि जी उसमें कुछ ऐसे चैनल थे कि जो उन्होंने दिखाया और निश्चित रूप से हम लोग प्रिंट मीडिया में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने नहीं निकाला, वो 11वें 12वें पेज पे निकाला। इसलिए हम लोग प्रिंट मीडिया का बहुत उसमें विरोध किए, हम लोग उसको पढ़ना बंद कर दिए, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों को हमने देखना बंद कर दिया। निश्चित रूप से जो सोशल मीडिया है, हम सोशल मीडिया के सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे मैटर को सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से चलाया और ये पूरे देश में ये गूंज उठी कि नहीं अब न्यू पेंशन जो आपका आंदोलन हुआ था वो अब तक माना जा रहा है दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन था। लेकिन मीडिया का न जाना किस ओर संकेत दिखाता है कि हमारा जो लोकतंत्र की चौथा स्तंभ जिसको माना जाता है मीडिया, वो आज मोदी के गुलाम हो चुकी है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, निश्चित रूप से दिन पे दिन हमारे मीडिया का जो एक सूचकांक है वो सूचकांक हमारा गिरता हुआ यही निर्देश देता है कि निश्चित रूप से हमारे मीडिया के फ्रीडम पे कहीं न कहीं एक लगाम लगी हुई है। कौन लगाम लगा रहा है? जी, वो लगाम कहाँ से लग रही है चूँकि मैं तो नहीं उतना जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर मैं हम लोग समझ पाते हैं कि वो हमारे चौथे स्तंभ पे कहीं न कहीं पीछे से कोई ऐसे कंट्रोलिंग पावर है जो कंट्रोल कर रही है। खुल के मीडिया हमारी बात नहीं कर पा रही है। तो इसे माना जाए कि हमारे लोकतंत्र की हत्या हो रही है पूरा। जी, निश्चित रूप से हमारा जो सूचकांक है नीचे गिर रहा है। आप कितना भी आंदोलन कर लिए कोई सुनने वाला नहीं, तो इससे हम मान सकते हैं कि हमारे स्वतंत्रता पे, मीडिया की स्वतंत्रता पे कहीं न कहीं एक उस पर रोक लगाई जा रही है, बाधा पहुंच रही है कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इस तरह से और लोग हैं यहाँ पर, थोड़ा राय लेते हैं। चाचा नाम बताओ आपका? मूलचंद जी, क्या काम करा जा? हम थोड़ी सी छोटी सी दुकान है परचून के गांव में है। जी जी। हाँ, तो 2024 चुनाव में क्या प्रधानमंत्री देखा जी आप? अब तो हम क्या आप देखल चाहल जाते ही बताओ। हम नया चेहरा देखना चाहते अच्छा, हैं। मोदी जी ना पसंद हो? नहीं। का है? हाँ? बहुत सारे काम तो कैले बड़ा हो। अरे कैले हो तो का करिए, लेकिन अब जब वहाँ विकास कुछ ऐसा किए हैं कि गड़बड़ है। क्या गड़बड़ किए हैं? ये शिक्षित लड़के जो घूम रहे हैं बेकार, पढ़ लिख के लड़के बेकार घूम रहे हैं। जी जी। हाँ, और हम नहीं जैसे महंगाई जो है काफी, हाँ काफी बढ़ा दी है। हाँ, बहुत ज़्यादा महंगाई है। जी, जी। हाँ, क्योंकि हम भी दुकानदार हैं, बहुत महंगी पड़ रहा है हम लोगों को, हाँ, भारी पड़ रहा है। बिहार में जाति जनगणना वो जानते हैं उसके बारे में? नहीं जान रहे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो दोस्तों इसी तरह से और लोगों से राय लेते रहेंगे।